गुड मॉर्निंग सभी को। तो नए चेहरा देखकर कहीं आप आश्चर्यचकित तो नहीं हुए? थोड़ा ओछो करो। तो सबसे पहले तो एक अध्ययनकर्ता के फॉर्म में जब मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ तो इतने समय में जो जो मेरा ध्यान गया है कुछ चीज़ों के ऊपर, उन मुद्दों को यहाँ पर मैं आज रख रहा हूँ और उम्मीद है कि आप इसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। और कहीं पर अगर भूल चूक हो रही हो तो CVMS के जो मेंबर्स है वो इसमें गाइड करेंगे। और मेरे जो अभी अभी जो मैंने समझा है वो सही अर्थ में हुआ है या नहीं उसमें हेल्प करेंगे। तो इसमें आप लोगों का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रामाणिक मुझे आप लोग ही कर पाएंगे जो मैंने समझा है वो सही है या किसी और डायरेक्शन में है। तो दो बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं आज। एक तो है संबंध पर और दूसरा एक प्रोग्राम स्कूल में चल रहा है जिसको हम एक बड़ा रूप देना चाहते हैं। तो उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन वो कैसे है और क्यों है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उस प्रोग्राम का नाम है एक अच्छी बात। तो ये प्रोग्राम क्यों है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं और संबंध के बारे में थोड़ी सी जो हमारी अध्ययन में जो हमने अब तक समझा है उसको रखने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे संबंध हमने आसपास जोड़ रखे हैं, बना रखे हैं, मान रखे हैं। जितने भी संबंध हमने अब तक देखे हैं या जानते हैं हम, वो क्या अस्तित्वगत है या नहीं, वो हमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक प्रस्ताव है कि जितने भी संबंध है वो 7 प्रकार के ही है और इसी 7 प्रकार के संबंध में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, तो कौन से 7 है वगैरह सब देख लेते हैं। पहले तो संबंध का मीनिंग को समझते हैं, यानी उसका परिभाषा क्या है। तो संबंध की परिभाषा पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। अनुबंध का मतलब बॉन्डिंग, जोड़ना। यस, तो जितने भी संबंध है वो पूर्ण है, एक अस्तित्वगत, और वो हमसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जीवन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध मतलब संबंध। इस तरीके से हम संबंध को दर्शन के प्रकाश में देखते हैं। हर संबंध जो है वो पहचाना जा सकता है, व्यवस्था के साथ है, और व्यवस्था के अर्थ में ही वो संबंध है। यानी कोई भी संबंध मैंने मान लिया वो संबंध नहीं है, लेकिन व्यवस्था का उसमें कोई ना कोई योगदान है, व्यवस्था से ही वो है और उसको पहचाना जा सकता है। जो भी संबंध है हम उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये कौन सा संबंध है। ठीक है, अभी जितना भी हम कल्पनाएं कर रहे हैं, अभी आप बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे, तो जितनी भी आप कल्पनाएं कर रहे हैं वो नेचुरली अभी आप शरीर के सापेक्ष में कर रहे हैं। तो संबंध क्या शरीर के सापेक्ष में है कि शरीर के बाहर भी कोई रिलेशन है दो जीवों के बीच में, उनका भी कोई संबंध है या नहीं, वो हमको थोड़ा सा ध्यान उस तरफ ले जाना है। क्योंकि अब तक हमारा लिमिटेशन इतना ही है कि हम शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको समझ पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मदर और फादर, पेरेंट्स की बात करें, तो जब भी मैं पेरेंट्स की बात करता हूं तो आपको एक शरीर दिख रहा है, वो पेरेंट्स दिख रहे हैं, आपकी मम्मी, आपको पापा आपको दिख रहे हैं। उस संबंध की यहां पर बात नहीं हो रही है क्योंकि वो शरीर का संबंध है। हम बात कर रहे हैं जीवन के संबंध की। ठीक है, तो अगर जीवन के फॉर्म में, दर्शन के फॉर्म में उसको देखा जाए तो माता सिर्फ 1 या 2 बच्चों की नहीं है, सारे मनुष्य की वो क्या बन सकती है, माता बन सकती है, अगर हम उस जीवन के पर्सपेक्टिव से उसको सोचे तो। शरीर के पर्सपेक्टिव से वो 1-2 बच्चों की मां ही आपको दिखेगी। ठीक है, तो वही यहां पर समझाने की कोशिश है कि संबंध जो है वो पहले तो पहचाना जा सकता है
और उसका कोई अस्तित्व में कोई उसका रोल है, वो भी जाना जा सकता है, उसको भी परखा जा सकता है, उसको संबंध कह रहे हैं हम। ठीक है, यहां तक? किसी को बीच में कुछ पूछना हो तो बिल्कुल अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जहां तक मेरी समझ होगी आंसर करने की कोशिश करूंगा। और एक गलती जो हम करते हैं नॉर्मली, संबंध बनाने की कोशिश। तो आप देखना जहां जहां पर भी आपने संबंध बनाने की कोशिश की होगी, अंत में आपको उसका रिजल्ट दुख के फॉर्म में मिला होगा, पीड़ा मिली होगी, क्योंकि वो अस्तित्वगत नहीं है ना, हमने उसको खुद माना और बनाने का प्रयत्न किया। तो जहां पर एफर्ट्स लगाने पड़ रहे संबंध बनाने में, वो वास्तविकता संबंध नहीं है, वास्तविक संबंध नहीं है। ठीक है, ये पहुंच पा रहा है आप तक? तो जितने भी संबंध है वो बनाने नहीं है, सिर्फ उनको पहचानना है। यानी मेरा संबंध मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरा संबंध मेरे भाई के साथ, मेरा संबंध प्रकृति के साथ, मेरा संबंध मेरे साथी कर्मियों के साथ, ये सारे संबंध हमको सिर्फ पहचानने हैं, वो बनाने नहीं है, ऑलरेडी है। ठीक है, ये तो सारे संबंध अस्तित्वगत ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमको उन संबंध को पहचानने हैं। अभी जब भी मैं हम कह रहा हूं तो अगेन शरीर के सापेक्ष में नहीं है, शरीर के फॉर्म में नहीं है, ये सब हम जीवन के फॉर्म में देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी मनुष्य नियति विधि से मनुष्य और मनुष्यतर प्रकृति के साथ संबंध से जुड़े हुए ही है। तो हम चाहे इस बात को माने ना माने, कितना भी इसका विरोध करे, लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ किसी ना किसी संबंध के थ्रू कनेक्टेड है ही। और मैंने वो संबंध बनाया नहीं है, वो अपने आप बाई नेचर पहले से है। हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ और हर मनुष्य दूसरे पदार्थों के साथ या जीवों के साथ भी कनेक्टेड है, यानी सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ भी कनेक्टेड है। उसका भी वो संबंध है ही, भले आज हमको नहीं दिख रहा, लेकिन वो संबंध अस्तित्व में तो मौजूद ही है। ठीक है, ये तो क्या ये मैं आप तक पहुंचा पाया हूं कि संबंध को बनाना नहीं है, संबंध को पहचानना है, हर मनुष्य का मनुष्य के साथ और इतर प्रकृति के साथ भी उसका संबंध ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है ही। मानव संबंध की बात करें तो संबंध एक मैं यानी जीवन का दूसरे मैं यानी दूसरे जीवन के साथ होता है। थोड़ा क्लास में ले जाते अपने आप को, तो क्या आपको सारे बच्चे अपने बच्चे लगते हैं? अगर नहीं लग रहा तो कहीं तो गैप है। और क्या हम नहीं समझ पाए हैं? अगेन हम नहीं समझ पाए, एक जीव का दूसरे जीव के साथ कोई ना कोई क्या है, संबंध है। वो माता का हो सकता है, पिता का हो सकता है, भाई का हो सकता है, कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, तो संबंध को हम सिर्फ एक दो लोगों में ना ढूंढे, सारे मानव जात के साथ हमारा कोई ना कोई संबंध तो है ही, बाय नेचर है। ठीक है, ये तो संबंध किसके बीच में है? दो जीवों के बीच में है। मनुष्य में संबंध को पहचानने वाला और उसका निर्वाह करने वाला जीवन ही होता है, शरीर नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि संबंध में शरीर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि शरीर का भी कहीं ना कहीं संबंध सिर्फ कहां तक रहेगा? इस जीवन यात्रा तक रहेगा। ठीक है, तो जितने भी शारीरिक संबंध है अभी शरीर के तल पर, वो सारे संबंध कैसे है? वो सिर्फ आपके इस जीवन यात्रा तक के ही है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। लेकिन जीवन के साथ जो संबंध है मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ, वो निरंतर है, वो कंटिन्यूअस है, वो दी एंड वाला कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ये तो पहचानता कौन है? मेरा संबंध किसी और के साथ जीवन पहचानता है, शरीर नहीं। शरीर तो आपका कमांड सिर्फ फॉलो करेगा, लेकिन उसको पहचानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली किसकी है? जीवन की है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि संबंध मूल में दो जीवनों के बीच
होता है। तो जैसे कि पहले टॉपिक से समझा रहे कि दो जीवनों के बीच में ही क्या रहता है, संबंध रहता है। शरीर शरीर का क्या नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है यहाँ तक? तो थोड़ा सा रिवाइज कर ले यहाँ तक क्या क्या देखा है, क्योंकि टीचर्स है ना तो रिवीजन आ ही जाता है। अच्छा, क्या क्या देखा अब तक, कोई बता पाएगा? थोड़ा सा माइक मिल जाएगी आपको। जो 2-3 स्लाइड्स हमने देखी उसमें से कुछ, हाँ। संबंध है वो शरीर के फॉर्म में नहीं है। ओके। वो एक जीवन के रूप में दूसरे जीवन के साथ का संबंध है। जीवन को चलाने के लिए हमें शरीर चाहिए और वो शरीर से हम व्यक्त होते हैं, और हमारा प्रकृति के साथ और सारी इकाइयों के साथ और हमारे सारे जो आसपास के जीवन है वो सभी के साथ हमारा संबंध है, पर हमें उसको पहचानना है। हम एक दूसरे के पूरक हैं और हमें बनाना नहीं है। अगर बनाने जाएंगे तो वो व्यर्थ रहेगा, क्योंकि वो उससे बनेगा नहीं। वो सिर्फ पहचानना, अगर हम पहचान लेंगे तो हमारा संबंध रहेगा, एस्टेब्लिश होगा। चलो, थैंक यू। और कोई? ईश्वर में हेलो सर। भाई भाई ભાઈ તમે જે ક્લાસની વાત કરી એ એકદમ રાઈટ છે। જો દરેક બાળકને આપણે સંબંધથી જોવા જઈશું તો નહીં, પણ જો જીવન સાથે એને જોડીને જોઈશું તો દરેક બાળક આપણા બાળક જ દેખાશે। કારણ કે એની અંદર જો સંબંધની અંદર જોઈશું તો સંબંધમાં ક્યાંક ત્રુટિ છે, બરાબર? તો દરેક બાળક સમાન છે અને દરેક બાળક જીવન સાથે જોડાયેલા છે, તો દરેક બાળકમાં આપણા બાળક દેખાય એવું ધ્યાન જાય છે। બરાબર છે। એક શબ્દ એમને કીધું ને, સંબંધમાં ક્યાંક શું છે, કમી છે, ગેપ છે, પણ અસ્તિત્વમાં નથી આ પછી, કારણ કે પૂર્ણતાના અર્થમાં કીધું છે। તો દરેક સંબંધ પોતાના અંદર તો પૂર્ણ છે જ। સર, મને એવું લાગે છે કે આપણું જે પોતાનું બાળક છે એ બાળક કરતાં પણ જો જે આપણે વર્ગના બાળકો છે એ બાળકો પ્રત્યે વધારે મમતા જાગે અને પ્રેમ જાગે ત્યારે આપણે સાચા શિક્ષક છીએ। બરાબર છે। બે હવે હું રેન્ડમ ગમે તેને આપીશ, આમાં સિલેક્શન નહીં, બધાએ ધ્યાનથી સાંભળવું। કારણ બીજું तो शरीर शरीर के सापेक्ष में नहीं, जीवन के सापेक्ष में है, ऐसा हम समझ रहे हैं। हाँ हाँ, अस्तित्व गति है, राइट है। ओके, आगे देखते। संबंध का आधार एक मैं का दूसरे मैं के प्रति मूल्य या भाव कह सकते, या अपेक्षाएं कह सकते। हर संबंध में कहीं ना कहीं ये है ही, कोई ना कोई भाव तो है ही, वो पकड़ना पड़ेगा। ये मूल्य भाव या अपेक्षाएं निश्चित है। जैसे उन्होंने अभी कहा ना कि हर संबंध में कुछ ना कुछ गैप है, डिफरेंस है, एक्चुअली वो है नहीं, क्योंकि सारे संबंध अपने आप में पूर्ण है। उसके भाव मूल्य ऑलरेडी स्थापित है, एस्टेब्लिश्ड ही है।
हमको सिर्फ क्या करना है, उस भाव को पहचानना है। तो कोई भी संबंध, जैसे माता का संबंध, तो ऐसा नहीं कह सकते माँ अच्छी नहीं है, खराब है। पिता के संबंध में भी नहीं कहा जा सकता, भाई के संबंध में भी, कोई भी संबंध में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सारे संबंध अपने आप में तो पूर्ण है ही, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर जितने भी भाव होने चाहिए वो भाव क्या है, प्रेजेंट है। उस भाव को हमने पहचाना नहीं है, उसके साथ हमने अभी तक जीना शुरू नहीं किया है। इसकी वजह से हमको गैप्स दिखती है संबंधों में, और अभी भी हम उसको शरीर के सापेक्ष में ही देख रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। तो जीवन के सापेक्ष में जब भी आप देखोगे तो सारे संबंध पूर्ण है, अस्तित्वगत है, और उसके अंदर कोई गैप डिफरेंस है ही नहीं। उसके अंदर जितने भी भाव होने चाहिए, भाव ऑलरेडी क्या है, स्थापित है। कितने भाव की बात की गई है, तो कुल 9 प्रकार के भाव संबंध में देखने को मिलते हैं। उनको पहचाना जा सकता है, और पहचान के निर्वाह भी किया जा सकता है। तो अभी जो हम प्रोसेस में लगे हैं ना, वो यही प्रोसेस है, पहचानना संबंधों को और उसके साथ निर्वाह करना, यानी उस प्रकार से जी पाना। अगर वो आ जाए तो संबंधों का जितना भी आपका गैप डिफरेंस जो भी आपको दिख रहा है वो पूर्ण हो जाता है। तो क्या पहचानना पड़ेगा, जितने उसके अंदर भाव छुपे हुए हैं उन भावों को समझना, पहचानना और उसके साथ जीना। ये अगर आ जाए तो फिर मनुष्य निरंतर सुखी रहकर संबंधों में जी सकता है। जैसे आज हम कहते हैं कि एक छत ऐसी नहीं मिलेगी जिसके नीचे पूरा परिवार हिल मिलकर रहता हो, खुशी खुशी जीता हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने सारे संबंध के अंदर के जितने भाव हैं उनको शायद हमने पहचाना नहीं है, और अगर पहचान लिया है तो उस प्रकार से हम जी नहीं पा रहे। वो एक कारण इसका हो सकता है। 9 भाव की बात करें तो ऑलरेडी हम इसको परिचय शिविर वगैरह में देख चुके हैं। तो विश्वास जो कि आधार मूल्य है किसी भी रिलेशन का, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, गौरव, श्रद्धा, कृतज्ञता और प्रेम, ये प्रकार के 9 भाव संबंधों में आपको देखने को मिलते हैं। किसी में कोई भाव प्रधान होगा, किसी में कम, लेकिन 9 भाव ऑलरेडी क्या है, स्थापित है, एस्टेब्लिश्ड है नेचर द्वारा। इनको पहचानना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम क्लास के अंदर होते हैं तो कौन से 2 भाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप टीचर हो तो टीचर के अंदर कौन सा भाव रहेगा, प्रधान भाव। सारे भाव आएंगे ना, सारे आने चाहिए, सारे है ही। हाँ, तो प्रधान में तो पहले तो सम्मान होना चाहिए। अगर सम्मान होगा तो ही बच्चा और हम दोनों में कनेक्टिविटी आएगी। तो सबसे प्रधान सम्मान होना चाहिए, फिर विश्वास भी होना चाहिए, और स्नेह होना चाहिए। फिर मेरा ऑर्डर और सबका બધા જ આવશે, બટ એનો ઓર્ડર હોવો જોઈએ ને, એક ઓર્ડર હોય એ પ્રમાણે। હવે હું એમ કહું કે મને શ્રદ્ધા આવી જાય કાં તો ગૌરવ આવી જાય, તો મને એ અત્યારે પોસિબલ નથી। નૈનાબેન બોલે એટલે આમ એ વકીલ બનવાની જરૂર હતી એમને। तो टीचर हमेशा प्रामाणिक, जब उसको रिजल्ट्स मिलेंगे, हाँ, ये भी हमको देखना है अभी सब में अलग अलग होता है कि नहीं। हाँ, वो सही हो जाएगा तब सबके सेम। पर होता तो सेम ही है ना, अलग तो है ही नहीं। हाँ, सब सेम ही है। आप ही बता दो। बता रहे सर, बता रहे। મહેશભાઈ, આ જે 9 ભાવ છે એ સિક્વન્સમાં આવવા જરૂરી છે? મારા મત પ્રમાણે તો સિક્વન્સ એના માટે જરૂરી નથી। એમ તમારું શું કહેવું થાય છે? મારા અધ્યયન પ્રમાણે હું થોડું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું તો મનુષ્યનું જ્યારે જીવન શરૂ થાય છે તો સૌથી પહેલાં એ કયા સંબંધને ઓળખે છે, તો એ માતા પિતા સાથેનો સંબંધ ઓળખે છે, બરાબર। તો જીવન પહેલાં બી માતાને તો વિશ્વાસ હોય જ છે,
તો આધાર ભાવ હંમેશા શું રહેવાનો છે? વિશ્વાસ રહેવાનો છે. પછી જ્યારે એ ફેમિલીમાં બીજા ભાઈઓ બહેનો સાથે કનેક્ટ થાય છે ત્યારે કયો ભાવ પ્રકટ થશે? તો એ સન્માનનો ભાવ છે, હમ ઉમર જેને કહીએ આપણે. તો ત્યારે આ સેકન્ડ નંબરનો ભાવ સ્થાપિત એટલે દેખાય છે, પહેચાનવામાં આવે છે, ઓળખવામાં આવે છે. પછી સ્નેહ તો છે જ ઓલરેડી. પછી નેક્સ્ટ ક્રમ જે આવશે એ મિત્રતાનો આવે છે. જ્યારે સ્કૂલમાં પ્રવેશ કરે છે અથવા પહેલી વાર જ્યારે ઘરથી બહાર નીકળશે તો કોના સાથે કનેક્ટ થશે? મિત્રો સાથે, ફ્રેન્ડ્સ સાથે. ત્યારે સ્નેહનો ભાવ કહી શકીએ કે જોવા મળે, સન્માનનો ભાવ બી ત્યાં જોવા મળે. પછી જ્યારે સ્કૂલમાં આવે ત્યારે ટીચર્સ અને સ્ટુડન્ટનું એક રિલેશન બિલ્ડઅપ થાય છે, જેના અંદર પછી કહીએ તો શ્રદ્ધા ગુરુ પ્રત્યે, કૃતજ્ઞતા ગુરુ પ્રત્યે, એ ભાવ ત્યારે ઓળખી શકીએ છીએ. પછી આવે છે હસબન્ડ વાઈફ વાળું રિલેશન, જેના અંદર પછી પ્રેમ, સ્નેહ એ ભાવ ફરીથી ત્યાં તમને જોઈ શકાય છે. સાથી સહયોગી વાળો એક રિલેશન હોય છે, એના અંદર બી સન્માનનો ભાવ, સ્નેહનો ભાવ એવી રીતે જોई શકાય છે. तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सारे भाव ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, लेकिन वो क्रमिक किए जा सकते हैं. पहले कौन सा वो किया जा सकता है. उसका थोड़ा भी मेरा अध्ययन कम हुआ है, लेकिन उसका एक फॉर्मेट है जरूर. और मैं कल डिस्कस भी कर रहा था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है अभी, तो ऑन प्रोसेस है. शायद नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बता पाऊंगा, लेकिन वो है जरूर. जैसे फॉर एग्जांपल टीचर की और स्टूडेंट्स की बात करें तो टीचर हमेशा खुश कब होगा? जब वो प्रमाणित हो जाएगा. उसको प्रमाण कौन देगा? तो उसके स्टूडेंट जब दूसरे को सिखा पाए, जैसा उसने सिखाया वो तीसरे को सिखा पाए, तो टीचर अपने आप को क्या मानता है? टीचर मानता है, नहीं प्रमाणित मानता है. बच्चे का कौन सा भाव श्रेष्ठ है? तो वो जिज्ञासु है, और वो निरंतर रहेगा. जब तक लर्निंग फेज में है तब तक वो जिज्ञासा बनी रहेगी. अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो जिज्ञासा वाला जो पार्ट है धीरे धीरे स्कूलिंग सिस्टम के कारण क्या होते जा रहा है? दबते जा रहा है. ठीक है. अब टीचर्स में भी देखेंगे तो जिज्ञासा कम होती जा रही है. उनको लगता है कि हमको सब कुछ आता है, तो आगे का स्टडी या अपने आप को जो पूर्णता की तरफ ले जाना है वो ले जा नहीं पाता. तो वहां पर जिज्ञासु वाला जो भाव है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. भाव तो है ही, पर हमने उसको पहचाना नहीं है. तो ऐसे कुछ श्रेष्ठ भाव है जो इसके साथ कनेक्टेड है. होपफुली मैं थोड़ा बहुत आप तक आपके प्रश्न का जवाब दे पाया हूं. हाँ जी. उसका मतलब सर यही हुआ ना कि भाव तो सारे होते ही अस्तित्व में, पर जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जो लेवल आते हैं लाइफ के, उसके हिसाब से उस भाव को हमें पहचानना है. ऐसा ही हुआ ना? कह सकते हैं, कह सकते हैं. ओके. तो ये भाव के ऊपर तो डिटेल में बाद में कभी हम चर्चा कर सकते हैं, एक एक भाव के ऊपर भी हम बातें कर सकते हैं. पर फिलहाल हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि ये कुछ भाव होते हैं, और इसी भाव को पहचानना और इस भाव के साथ निर्वाह करना, इस प्रकार से जीना ही क्या माना गया है? संबंध माना गया है. 9 जो मूल्य या भाव हमने देखे, अपेक्षाएं जो हमने देखी, का निर्वाह करने से क्या मिलता है? तो अभय सुख और अभय तृप्ति, सॉरी उभय तृप्ति, यानी म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल फुलफिलमेंट की घटना घटती है, जिसको न्याय कहा जा रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है न्याय, क्योंकि संबंधों में सिर्फ और सिर्फ न्याय से ही जिया जा सकता है, और कोई जीने का तरीका है नहीं. और न्याय किसको माना जाए? जब दोनों संबंधों के बीच में उभय तृप्ति हो, उभय सुख हो, तो उसको हम न्याय कहते हैं. ठीक है. ये उभय सुख, म्यूचुअल हैप्पीनेस, कोई ऐसा एक्ट जिससे सामने वाला भी खुश, मैं भी खुश. हाँ. और उभय तृप्ति यानी
फुलफिलमेंट हो जाए, जो उसकी इच्छा है वो भी पूर्ण हो जाए, मेरी भी इच्छा पूर्ण हो जाए, तो इसको हम म्यूचुअल हैप्पीनेस या म्यूचुअल फुलफिलमेंट कह रहे हैं। और ये अगर संबंध में स्थापित हो जाए, इसका मतलब आपका संबंध न्यायपूर्वक चल रहा है, जो अस्तित्व का अगेन डिजाइन है। ठीक, मानव संबंधों को दर्शन में यानी प्रकाश में हम बात करें तो में कुल 7 प्रकार के संबंध है जिसको हम पहचान सकते हैं, और सभी में न्याय की अपेक्षा रहती ही है। तो जितने भी संबंध हमारे हैं बाय नेचर, वो सारे संबंधों में हमारा जीना कैसे होना चाहिए, न्यायपूर्वक होना चाहिए सारे संबंधों में। और न्यायपूर्वक कब कहा जाए कि न्यायपूर्वक जी रहे हैं, तो अगेन म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो रही हो तो हम न्यायपूर्वक जी पा रहे हैं। तो काफी कठिन है नहीं, समझना सरल है, न्याय समझना सरल है, न्याय के साथ जी पा रहे कि नहीं वो अपने अंदर ही देखना है, वो भी समझना सरल है। और अगर जी पा रहे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, सुख, म्यूचुअल हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। 7 प्रकार के जो संबंधों की हम बात कर रहे हैं, और आप चाहे तो पूरी अपनी ताकत लगाकर सोच सकते हैं, कल्पनाशीलता का पूरा उपयोग कर सकते हैं, और इस 7 संबंधों के बाहर का अगर कोई आपको संबंध दिखे तो बिल्कुल यहाँ पर हम उसको प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, उसके ऊपर चर्चाएं हो सकती है। तो कौन कौन से संबंध विशेष रूप से देखे जा सकते हैं, तो माता पिता का संबंध अपने बच्चों के साथ देखा जा सकता है, गुरु और शिष्य का संबंध देखा जा सकता है, भाई बहन का संबंध, मित्र का संबंध मित्र के साथ, पति पत्नी का संबंध, साथी सहयोगी का संबंध, और सबसे इंपॉर्टेंट संबंध बाकी सारे इकाइयों के साथ, यानी व्यवस्थागत जो हमारा संबंध है उसको भी पहचाना जा सकता है। इन 7 संबंध के अलावा और कोई प्रकार का संबंध बाय नेचर नहीं है। फिर हम बनाने का बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको पीड़ा की तरफ ले जाएगा, क्योंकि वो आपके माइलस्टोन में नहीं है, यानी आपके जर्नी में नहीं है। इसके बाहर का कोई संबंध अगर आपको ध्यान में हो तो बिल्कुल रख सकते हैं। ये सभी में वही है। जैसे गुरु शिष्य के बीच में भी आपको मनुष्य ही मिलेंगे, 2 भाइयों के बीच में भी आपको मनुष्य ही मिलेंगे, तो सारे संबंध मनुष्य और मनुष्य के साथ ही है। अगेन वहां पर भी हमको थोड़ा सा, हाँ संबंध तो है ही, ऑलरेडी है ही, हमको सिर्फ क्या करना है, पहचानना है। तो बच्चा जब आपको देखता है तो आपको गुरु शिष्य की तरह ही देख रहा है ऐसा कह नहीं सकते, वो शायद आप में माता भी ढूंढ रहा हो, क्योंकि वो भी संबंध है, वो आप में पिता देख रहा हो। हाँ जी, हाँ नाम લઈ શકીએ આપણે। સાહેબ આપણા સમાજમાં મહેશભાઈ હા આ સારું લાગશે। મહેશભાઈ આપણા સમાજની અંદર જે આ તો બધા છે જ બરાબર, પણ એના સિવાય તો એટલા બધા સંબંધો છે ને, અલગ અલગ નામથી આપણે ઓળખીએ છીએ, તો કયા સંબંધને આપણે અહીં આગળ કયા પોઈન્ટમાં મૂકી શકીએ? હા તમે એકાદ સંબંધનું એક્ઝામ્પલ આપો તો આપણે પ્રયત્ન કરીએ। જેમ કે સસરો અને જમાઈ, બરોબર, તો આમાં મૂકી શકાય ને, માતા પિતા પુત્ર સંબંધમાં મૂકી શકીએ। સાળો અને બનેવી, ભાઈ ભાઈ અથવા મિત્ર બી કહી શકો। અત્યારે જે કહેવાય ને સમય જઈ રહ્યો છે, જે તરફ પ્રવાહ વહી રહ્યો છે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ તરફ, અને એ માટે શું છે કે મેરેજ કર્યા વગર સાથે રહેતા હોય છે, તો એ સંબંધને આપણે આમાં ક્યાં મૂકીશું? એ સંબંધ છે જ નહીં પહેલા તો, હા આપણે માનેલો અથવા બનાવેલો સંબંધ છે, કારણ અસ્તિત્વમાં તો નથી જ। અને એટલા જ માટે આપણે જોઈ શકીએ છીએ સંબંધ જ્યારે
આગળ ચાલે છે તો એમાં આપણને દુઃખ કે પીડા જ મળે છે. તો જે સંબંધમાં તમને આગળ જતાં દુઃખ પીડા મળતી હોય એ સંબંધ તમે માનેલો બનાવેલો અથવા એવો પ્રકારનો સંબંધ હોઈ શકે, અસ્તિત્વગત તો નથી જ, એમ કહી શકીએ. ઘણા બધા સંબંધો પ્રોબ્લેમ આવી જાય, ક્યાંક ને ક્યાંક તો કનેક્ટ થઈ જાય એના સાથે. એક ઉદાહરણ આપ્યું એટલે ખ્યાલ આવી ગયો, પછી કનેક્ટ થઈ જાય. હા, ઓકે. તો આમાં હજી કોઈને કોઈ કન્ફ્યુઝન, ડાઉટ્સ કાંઈ પૂછે? હાજી, પાછળ. સર, સાહેબે હમણાં વાત કરી આપણી કે જે લિવ ઇન રિલેશનશિપવાળો જે સંબંધ છે એ સાથી સહયોગીમાં ના આવી શકે? એના ઉપર બી ચર્ચા થઈ શકે. એમ કહેવામાં આવે છે દર્શનના પ્રકાશમાં કે જે બી રિલેશન હોય છે, સમજો કે બે મિત્રનું બી રિલેશન હોય તો એ હંમેશા સેમ જેન્ડર સાથે જ હોઈ શકે, ઓપોઝિટ જેન્ડર સાથે રિલેશન ના હોઈ શકે. એનો એક એક્ઝામ્પલ બી આપણે લઈ શકીએ. શરીરની અંદર હોર્મોન્સની અંદર કોઈ બી ચેન્જ આવતા હોય તો આપ કોના સાથે શેર કરી શકો છો? સેમ જેન્ડર સાથે શેર કરી શકો છો કે ઓપોઝિટ જેન્ડર સાથે શેર કરી શકો છો? જો તમે ઓપોઝિટ જેન્ડર સાથે શેર ના કરી શકતા હોય તો પછી એ સંબંધ રિલેશન ના કહેવાય. તો નોર્મલી આમ સર કંઈ ખબર ના પડી. હા, એક્સપ્લેન કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ ફિમેલ્સના સંદર્ભમાં લઈ લઈએ તો જ્યારે ટાઈમમાં હોય છે, પીરિયડ્સમાં હોય છે, નાની છોકરી હોય, 8th 9thમાં ભણતી હોય, ફર્સ્ટ ટાઈમ આવો એનો અનુભવ થતો હોય તો એ કોના સાથે આ શેર કરશે? નોર્મલી આપ જોશો તો એ માતા સાથે અથવા એની જે ફ્રેન્ડ હશે, ફિમેલ ફ્રેન્ડ, એના સાથે જ શેર કરી શકશે. એ કોઈ મેલ સાથે, એના પપ્પા સાથે બી શેર નહીં કરી શકે. તો નોર્મલી જે આપણે લિવ ઇન રિલેશન કહીએ છીએ, બોયફ્રેન્ડ ગર્લફ્રેન્ડ વાળું રિલેશન કહીએ છીએ, એ અસ્તિત્વગત તો નથી જ. એ આપણે આપણા સેન્સસને પૂર્ણ કરવા માટે અથવા ખુશી કરવા માટે આપણે જો એ સંબંધ બનાવી લીધો, એ માની લીધો તો બીજી ઘટના છે, પણ અસ્તિત્વગત તો નથી જ. આને કદાચ એમ લઈ શકાય કે લિવ ઇનમાં છે ને, જો ઓપોઝિટ જેન્ડરમાં હંમેશા બે જ સંબંધ પોસિબલ છે, કાં તો ભાઈ બહેન કાં તો પતિ પત્ની. સાથી સહયોગીમાં જ્યારે હોય ત્યારે સપોઝ અત્યારે આપણે કામ કરતા હોય ત્યારે માની લો કે હું બેન કહીને જ્યારે એમને સંબોધન કરું છું ત્યારે એ યોગ્ય છે અને ત્યાં જે સ્વીકૃત પણ છે. મારી સાથે કોઈ બેન કામ કરતા હોય ને એમને હું બેન ના કહું અને નામથી બોલાવું તો ત્રીજા વ્યક્તિને અથવા સામૂહિક રીતે જોવા જઈએ તો એ સંબંધને કયા સંબંધમાં મૂકશે? કાં તો બે જ, કાં તો એકબીજાને કંઈક અફેર છે, કાં તો હંમેશા એ સંબંધ ત્રીજી વ્યક્તિ તો એવી રીતે જ એને આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે. કેમ? અને જો તમે બેન બોલો છો અથવા એ ભાઈ બોલે છે ત્યારે ત્રીજી વ્યક્તિ પણ એ સંબંધને પવિત્ર ભાવ સાથે જ જોશે. આવું જનરલી દેખાય. તો લિવ ઇનમાં જ્યારે કોઈ એક ફ્લેટમાં કોઈ બે જણા રહેતા હોય, જો બે ભાઈ રહેતા હોય તો કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી, પણ જો એક મેલ અને એક ફિમેલ રહે છે તો આજુબાજુ જોવાવાળા હંમેશા એને કઈ કેટેગરીમાં મૂકશે? કાં તો તમે કહી દો કે અમે પતિ પત્ની છીએ, પણ તમે એમ કહેશો ના અમે ફ્રેન્ડ છીએ, તો મેલ ફિમેલમાં ફ્રેન્ડશીપ એ ક્યારે પણ કોઈ નિયમો શાસ્ત્રો ના હોય તો પણ માનવમાં એ સ્વીકૃત નથી, માન્ય જ નથી ને. અને એની હંમેશા આપણા અંદર પીડા રહે જ. એ બંને સાથે રહેતા હોય તો પણ લોકો શું વિચારશે એ પીડા રહે જ. ભલે એ બંને એક પોતાને ગમે તે રીતે પોતાને આશ્વાસન આપે. તો માટે લિવ ઇન રિલેશનશિપ છે એ આપણે બનાવેલું રિલેશનશિપ છે.
કાં તો એ હસબન્ડ વાઈફમાં કન્વર્ટ થઈ જાય તો ઇટ્સ ઓકે, તો પછી એ સ્વીકૃત છે બધી જગ્યાએ, સામાજિક રીતે પણ સ્વીકૃત છે. સર ગિરીશભાઈ, આને આમ બી કહી શકીએ, જે સંબંધ લોંગ ટર્મ નથી, જેની નિરંતરતા નથી, ક્ષણિક છે, એ બી સંબંધ આમાં નથી જો આપણે જોવા જઈએ તો લિવ ઇન રિલેશન વાળો બી થોડો શોર્ટ ટર્મ જ હોય. ઓકે, હોપફુલી. હા સર. વ્યવસ્થાગત સંબંધ, એને આપણે એક શબ્દ આપીએ, માનવ અને માનવેતર પ્રકૃતિ વચ્ચેનો સંબંધ. ડિટેલ્સમાં આપણે પછી નેક્સ્ટ ક્યારે ટોપિક્સ લેશું. આપણે ન્યાય શબ્દ ફરીથી રિવાઇઝ કરી લઈએ. ન્યાય કોને કીધો? સંબંધમાં ન્યાય ઉભય सुख અને उभय तृप्ति જે संबंध में મળતી હોય એને न्याय कहिए છીએ. तो न्याय के लिए सबसे पहली बात यह है, दूसरे व्यक्ति को इस 7 संबंधों में से किसी एक संबंध में प्लेस कर पाना यानी रख पाना. यदि वह कर पाते हैं तो वहां न्याय हो सकता है. यानी जितने भी हमने संबंध देखे, अगर सामने वाले को आप उस संबंध में रख पाओ और उसके साथ और 9 भावों के साथ जी पाओ, तो वहां पर आपको क्या देखने मिल सकता है? न्याय देखने मिल सकता है. अभी जितने भी हम रिलेशन में, वहां पर हमको न्याय देखने नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने संबंध को ही पहचाना नहीं है जो उसका फाउंडेशन है. पहले तो संबंध को सही अर्थ में पहचानना पड़ेगा, और सिर्फ पहचानने से काम पूर्ण नहीं होता, उस तरीके से निर्वाह करने को भी आना चाहिए, यानी जीने को आना चाहिए. तो 2 चीजें हैं. यदि वह कर पाते हैं तो वहां न्याय हो सकता है. वैसे न्याय केवल 2 समझदार व्यक्तियों के बीच ही संभव है. कंडीशन अप्लाई. तो अगर आप समझदार पूर्ण हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली न्याय भी स्थापित हो ही जाएगा, संबंध का पहचान भी हो ही जाएगा. तो अभी हम जो डायरेक्शन में है वो ये वाला है, समझदार व्यक्ति बनने के डायरेक्शन में है. तो जब तक यहां नहीं पहुंच रहे तब तक तो हम न्यायपूर्वक संबंधों में जीना थोड़ा कठिन है, डिफिकल्ट है. यानी 7 संबंध और 9 भाव, इनकी पहचान अभी समझदारी के बाद ही शुरू होती है. तो समझदारी के साथ साथ ये संबंध और क्लियर होते जाएंगे, और जब आप पूर्ण समझदार हो जाओगे तो ये सारे भाव, ये सारे संबंध आपको पहचान में भी आ जाएगा और न्याय के साथ आप जी भी पाओगे. हर संबंध में निश्चित कर्तव्य और दायित्व होता है, जिसका निर्वाह होने पर और निर्वाह हुए का मूल्यांकन होने पर यदि दोनों पक्षों को तृप्ति होती है तो न्याय हुआ. ये पूरे को मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं. संबंधों को की पहचान, पहले तो संबंधों को पहचानना, उसके बाद मूल्यों का निर्वाह यानी उस मूल्यों के साथ संबंध में जी पाना, उसके बाद उसका मूल्यांकन होना, इवेल्युएशन होना. अगर प्रॉपर इवेल्युएशन अच्छा, इवेल्युएशन कौन करेगा? तो अगर आप न्यायपूर्वक उभय, हाँ मतलब आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ जी पा रहे हो, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? उसका इवेल्युएशन हो गया. तो पहचानना, उस प्रकार से जी पाना, उसका इवेल्युएशन हो पाना, और तब जाकर मिलेगा आपको उभय तृप्ति, न्याय का एहसास. तो ये सिर्फ संबंधों के साथ करना है, छोटा सा काम है जो हम सालों से प्रयत्न कर रहे हैं, अब तक पहुंच नहीं पाए. ये संबंध क्लियर है जहां तक मैं आपको पहुंचा पाया हूं. तो इन्हीं संबंधों को ध्यान में रखकर, इन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखकर हमने स्कूल में शुरू किया है एक अच्छी बात का प्रोग्राम. अभी साइंस में चल रहा है और धीरे धीरे शायद बाकी डिपार्टमेंट में भी चालू हो जाएगा. केंद्र में संबंध और मूल्यों को रखा गया है. ठीक है, अब ये क्यों करना है ये थोड़ा सा देख लेते.
तो सेंटर में मानव है। हमेशा हम कहते हैं ना कि उसकी दो साइड होती है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। तो अभी हमने देखा कि मानव जो संबंध में जी पाता है, न्याय है वहां पर, तो नेगेटिव जैसा कुछ है नहीं। तो ये वाला हिस्सा जो है वो एक्चुअली है नहीं, पर क्योंकि अब हम उस तरीके से संबंध में जी नहीं पा रहे, तो हमको ये सारी चीजें दिखती पहले है, जबकि हमको देखना ये है पॉजिटिव साइड। जब भी हम मान लेते, क्योंकि हम पेपर चेक करने बैठते हैं, तो हम क्या ढूंढते हैं? मिस्टेक्स ढूंढते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस ही वैसी हुई है कि हम पहले सामने वाले में क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसकी खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से हम उसने कितना अच्छा लिखा है, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। तो जो ओल्ड एज प्रैक्टिस है उसको चेंज करने का एक तरीका है, एक अच्छी बात। जैसे हमेशा हम व्यक्ति को अगर उसकी वास्तविकता बताए, जो वो है वो ही अगर उसको बताते रहे, निरंतर बताते रहे, तो वो व्यक्ति अगर ऐसा नहीं भी है, थोड़ा सा भी है, तो प्रयत्न करेगा कि वैसा हो जाए। ठीक है, जैसे मान लेते कि नैना मैम जो है वो स्पष्ट वक्ता है, जो भी है वो मुंह पर बोल देते हैं, ये उनकी अच्छी बात है। अब ऐसे वो जी रहे हैं, लेकिन यही साइड हम उनको बार बार दिखाते रहे, तो उनके जो नेगेटिव है वो ऑटोमेटिक डाइल्यूट हो जाएंगे और पूरा का पूरा पॉजिटिव एक माइंड फ्रेम के साथ वो अपना काम करते रहेंगे। तो हर एक व्यक्ति में दो साइड नहीं है, एक ही साइड है, और वो पॉजिटिव साइड है, और उसी को देख पाना आपके ऊपर क्या है, इसका असर होता है। अगर आप किसी का पॉजिटिव साइड ही देख रहे हो, तो आपके अंदर ही वो प्रैक्टिस हो जाएगी पॉजिटिव चीजें देखने की। ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी नेगेटिव चीजें देखने का जो प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाएगा, आप भी पॉजिटिव बनते जाएंगे। तो दोनों तरफ वो म्यूचुअल जो हैप्पीनेस है वो देखने को मिलेगा। तो वास्तविकता को देखना, जानने का प्रयास करना, स्वीकृति, स्वयं में समाधान, एक अच्छी बात से होने वाले असर है। स्वयं में समाधान के साथ जी पाएगा, भय नहीं रहेगा, अभय, मानवीय व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू करेगा, निश्चित आचरण जिसकी कमी है अभी वो मानव के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, और उसका रिजल्ट रहेगा निरंतर सुख। इसको हम डिटेल्स में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको साइंस में शुरू कर चुके हैं। उसका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि मैनेजमेंट टीचर्स की अच्छी बात बताता है, उसका एक शेड्यूल बना हुआ है, कौन से टीचर का कब टर्न आएगा वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड है। और जो टीचर का अच्छी बात बताई जा रही है, वो टीचर अपने अंदर जो मेंटरशिप में 2 बच्चे हैं उनकी अच्छी बात बताते हैं, और वो 2 बच्चे जो यहाँ पर आते हैं वो अपने घर पर अगर उन्होंने कोई अच्छी बात अपने पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ या फ्रेंड्स के साथ की है, वो यहाँ पर रखते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम अभी चल रहा है। उस साइड की हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो है ही नहीं। तो यहां तक था आज का। मजा आया नहीं? कितने लोगों को मजा आया? इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लर्निंग। देखो महेश भाई ने एक बहुत बड़ा काम किया। आज है ना सैटरडे के माइलस्टोन उन्होंने सेट कर दिए कि भी जब भी सैटरडे का कोई प्रोग्राम लेंगे तो इस माइलस्टोन से लेंगे। आज का प्रेजेंटेशन कितना बढ़िया बनाया था, हम तो आके बोल के चले जाते हैं। एक एक दिन चल सकता है, उतना है। हाँ, तो इसको लेके है ना, अभी 2-3 सैटरडे और चलेगा इसी प्रेजेंटेशन को लेके। हाँ, कोई और आएगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे भाई बहन सब तैयार हो जाए और यहाँ आगे आके बोलते रहे।
उसके लिए थोड़ा सैटरडे का प्लानिंग भी बता दूं। हमने सोचा है लास्ट सैटरडे हमारा गैदरिंग रहेगा, मतलब बच्चे नहीं आएगी उस दिन और हम सब ऐसे बैठ के बातें करेंगे। लास्ट सैटरडे मंथ का, एवरी मंथ। और उसमें पहला सेशन रहेगा स्कूल के मैनेजमेंट का रहेगा, जैसे कुछ ट्रेनिंग है, ये है, जैसे ERP के रिलेटेड है, कोई एडमिशन रिलेटेड है, तो 1-1.5 घंटा वो बात हो जाएगी। और उसके बाद जो सेकंड सेशन रहेगा उसमें हमारा हर एक डिपार्टमेंट में से 3 भाई बहन आएंगे यहाँ पे, उनको 5-5 मिनट बोलना है इसी दर्शन के माध्यम से। इसी दर्शन को लेके हमारा ध्यान कहाँ कहाँ गया, तो वो यहाँ पे आके अपनी बात रखेंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट, यानी हमारे 6 डिपार्टमेंट है, तो 6 3 18, 118, 18 भाई बहन यहाँ पे 1 बाय 1 आके अपनी बात रखेंगे। सेकंड सेशन ये रहेगा। फिर वो जो बात रखी हुई है उसके बेसिस पे और बाकी जो है उसके आधार पर, कंटेंट के बेस पे हम आगे का सेशन लेंगे। उसमें सेशन जो 3 रहेगा उसके अंदर 2 पार्ट की है, एक 30 मिनट और 1 आवर 20 मिनट का। तो 30 मिनट में जो नए, जैसे आज महेश भाई ने लिया, फिर इस बार नैना मैम लेने वाले, नैना बेन लेने वाले थोड़ा मैम बेन हो रहा है थोड़ा, तो नैना बेन लेंगे इस बार 30 मिनट का सेशन इस सैटरडे को। उसके बाद 1 आवर 20 मिनट्स वाला मैं लेने वाला हूँ, फिर नेक्स्ट में हम बदलते रहेंगे। तो इस तरह से पूरा एवरी सैटरडे हमने प्लान किया है, एवरी यानी कि मंथ एंड का, ठीक। तो उसको भी एंजॉय किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक वहाँ तक ध्यान, परिवार तक ध्यान जाता नहीं जाता है, आई डोंट नो, मैं समझ नहीं लेकिन जब हम शेयरिंग करेंगे तो ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आ सकती है जिसपे हमारा ध्यान गया नहीं गया वो समझ में आएगा। फिर शॉर्ट में भी बता दूं, आज का जो सेशन था उसका थोड़ा समरी मैंने जितना सुना उसके आधार पे रखता हूँ। तो जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा जन्म लेता है, जैसे उसको ऐसे, मार्कर पेन है, मार्कर, जो संबंध है ना ऐसे हम पकड़ सकते हैं। जैसे एक बालक है, बालक सबसे पहला जब उसका जन्म होता है तब सबसे पहला रिलेशन कौन सा वो पहचानता है? माता पिता। ओके, माता पिता के अंदर जो 9 मूल्य है उसमें से प्रधान रहेंगे तो सारे, प्रेम पूर्ण मूल्य है, प्रेम का मतलब उसमें सारे 8 मूल्य आ ही जाते हैं, और विश्वास आधार मूल्य है, यानी कि 2 मानव के बीच में बिना विश्वास कुछ भी नहीं हो सकता है, बिना विश्वास कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो बेसिकली आधार मूल्य है, तो वो भी हर एक में रहेगा, प्रेम भी हर एक में रहेगा। लेकिन इसमें प्रधान बोल रहे हैं तो प्रधान का मतलब है कि माता का काम है पोषण करना, तो पोषण के हिसाब से उसका आता है ममता मूल्य। पिता का काम है संरक्षण करना, उसके बेसिस पे आएगा वात्सल्य। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिता के पास ममता नहीं होगी, माता के पास वात्सल्य नहीं होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है, ठीक। फिर माता पिता के बाद जो सेकंड बच्चा जो जिसको पहचानता है वो होता है उसके भाई बहन, अदरवाइज भाई भाई। परिवार में जब बच्चा बड़ा होता है, हम उसके ग्रोइंग के साथ देखते जाएंगे तो 7 मूल्य याद रह जाएंगे, 7 संबंध याद रह जाएंगे। तो भाई बहन, भाई भाई, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, बाहर खेलने जाता है, अदरवाइज स्कूल में जाता है, तो उस टाइम जो रिलेशन वो देखता है वो मित्र मित्र का देखता है। देखो इसके अंदर प्रधान मूल्य कौन सा रहेगा, तो हम उम्र है, थोड़े बहुत आगे पीछे है, तो हम उम्र है तो समानता ही सम्मान है, समानता के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे स्नेह और सम्मान ये प्रधान रहेंगे। यहाँ मित्र मित्र में भी यही रहेगा, वो भी पीयर पीयर है, तो यहाँ पे भी स्नेह
और बाकी के भी रहेंगे ही, ऐसा नहीं है विश्वास नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, बाकी के सारे रहते ही, लेकिन प्रधान ये रहेंगे। उसके बाद मित्र के बाद वो चला जाता है कहाँ पे, स्कूल में। तो स्कूल में गुरु शिष्य, अब स्कूल में गुरु के प्रति श्रद्धा होगी और गुरु को अपने बच्चे के प्रति यानी कि स्टूडेंट के प्रति गौरव रहेगा। तो ये यहाँ पे आएगा श्रद्धा और गौरव। बच्चा को अच्छा करता है, स्टूडेंट अच्छा करता है, उसको गौरव होता है। तो प्रधान मूल्य, बाकी के तो सारे रहेंगे। उसके बाद जब बच्चा पढ़ाई खत्म करता है तब कहीं काम करने जाता है, तो साथी सहयोगी, किसी के साथ तो काम करेगा ही, तो साथी। अब ये भी जैसा मित्र जैसा ही है, इसके अंदर भी स्नेह सम्मान, बाकी के तो रहेंगे ही, मतलब वो भी पीयर वाला हो गया। साथी सहयोगी जनरली ऐसा ही रहेगा। कई बार क्या होता है, उम्र में फर्क होता है लेकिन पद इक्वल होता है, तो इक्वल पद होता है तो वहां पे भी समानता ही आएगी। उसके बाद वो मैरिज करता है, तो 1 2 3 4 5 और 6 रिलेशन मानव के साथ हो गए। अब मानव के बाकी की अवस्थाओं के साथ, मानवेतर यानी पदार्थ, प्राण और जीव के साथ जो रिलेशंस है, जहां वो कार्य करता है, यहां पे वो व्यवहार करेगा। इतने एरिया है, वहां पे व्यवहार पक्ष आएगा, जिसमें दायित्व लिखा था यहाँ पे, कर्तव्य और दायित्व। तो दायित्व वाला जो पद है वो मानव के बीच में रहता है। कर्तव्य वाला पद होता है वो करना होता है। करना मतलब वो किसके साथ, मानव का मानवेतर प्रकृति के साथ, मानव का मानवेतर प्रकृति यानी कि व्यवस्था के अर्थ में। तो ये हो गए टोटल 7 संबंध। तो ग्रोइंग के साथ याद रह सकते हैं। और इसके अंदर पति पत्नी में विश्वास, स्नेह सारे रहेंगे, क्योंकि सबसे इसमें तो मैक्सिमम सारे रहेंगे। ये सबसे की संबंध है, ये सबका की संबंध है, मतलब पति पत्नी वो सबसे इंपॉर्टेंट संबंध है। तो इसके अंदर भी सारे मूल्य रहेंगे, तो मूल्य भी याद रह जाएंगे। विश्वास, फिर 2 इक्वल भाई बहन आ गए, तो सम्मान और स्नेह। उसके बाद वो ममता, वात्सल्य। फिर कहाँ गया, गुरु शिष्य, श्रद्धा, गौरव। फिर कृतज्ञता, तो कृतज्ञता भी हर एक में आएगी। कृतज्ञता मतलब थैंकिंग, तो कृतज्ञता हाँ यहाँ पे भी ले सकते हैं कृतज्ञता। अब ये थोड़ा मेरे लिए भी सोचने का विषय है कि कृतज्ञता मानवेतर के साथ करते हैं कि नहीं करते वो, क्योंकि जो संबंध है, मूल्य है ना, वो मानवेतर के साथ नहीं होते। मूल्य के साथ जीना सिर्फ मानव के बीच में ही होता है, शेष प्रकृति के साथ नहीं होता है ऐसा। तो वो मालूम नहीं, वो उसको देखेंगे बाद में। लेकिन अभी कृतज्ञता और लास्ट में प्रेम। तो आज के लिए महेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते रहे सब, और सबके लिए भी थैंक यू वेरी मच।